पैरेलल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। और पैरेलल कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला देखा था, क्या होता था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूला था कैपेसिटेंस का, किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। ठीक है, तो एक चीज मैं पहले छोटी चीजें, दो चीजें बता दे रहा हूं छोटी छोटी, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल इस पे करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, क्योंकि कल हमने स्फेरिकल पे एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो एक चीज समझिए, ये जो पैरेलल प्लेट है, कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्लेटें रेक्टेंगल ही हो। रेक्टेंगल मतलब इस तरह से, जैसे ये मोबाइल है, एक प्लेट इस तरह से हो और दूसरी इसके सामने लगी हो, हमेशा रेक्टेंगल ही नहीं होगी। अगर रेक्टेंगल होगी तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, L इंटू बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, हो सकता है ये जो प्लेट है ये डिस्क टाइप हो, कैसी हो, दोनों प्लेटें जो है डिस्क टाइप हो, कुछ इस तरह से ऐसे पैरेलली लगी हो, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो, डी हो। ठीक है, और दोनों का एरिया क्या हो, सेम हो, ए और ए। तो डिस्क के लिए आप एरिया का फार्मूला जानते हो, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी। तो शेप है, अगर शेप अलग होगा, मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस शेप पे भी डिपेंड करता है। आप देखिए यहाँ पे एरिया का फार्मूला L इंटू डी हो गया, तो कैपेसिटेंस अलग आएगा, और इसका कैपेसिटेंस अलग आएगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है इसका एरिया का। ठीक है, और मैंने आपको स्फेरिकल में कैपेसिटेंस का फार्मूला बताया था, स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला अलग था। तो जैसे जैसे शेप बदलेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बदलेगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए, छापना क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज है। अब इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, हाँ तालिब, अच्छी बात है। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये पैरेलल प्लेट पे है। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी छापते जाइए। क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर has plates area 200 centimeter square, full stop, and separation between the plates is 1 mm. What potential difference will be developed if a charge of 1 nanocoulomb is given to the capacitor, full stop. If the plate separation increases, ये increases लिखा हुआ है, increases to
2 mm, what will be the new potential difference? What will be the new potential difference ठीक है, ये है क्वेश्चन. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड? पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर आपको क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा. ठीक है, फिर उसके बाद कहता है will be developed if a charge of 1 nanocoulomb is given to the capacitor. कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो कितना है 1 नैनोकूलम. अगर 1 नैनोकूलम कैपेसिटर को चार्ज दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर कैपेसिटर के बीच की दूरी 1 mm है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है. फिर कह रहा है अगर मैं प्लेटों का सेपरेशन जो है 1 mm से बढ़ा के 2 mm कर दूं, कितना कर दूं? 1 mm से बढ़ा के 2 mm कर दूं, तो आप ये बताइए नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, तो आप ट्राई करिए, अगर आपसे आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है, आपको प्लेटों का एरिया डायरेक्ट गिवन है, तो आपको परेशान नहीं होना है. रेक्टेंगल है या कैसी है, डिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है. संस्कृति गोस्वामी 5.65 सही है, पहला आंसर सही है. ठीक है, मोहम्मद आसिफ खान 6 ओल्ड, संस्कृति का सही है 5.65 अप्रॉक्स सही है. ठीक है, तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालोगे, प्लेट के बीच सिंपल फार्मूले में रखना है. फिर उसके बाद कह रहा है जब 1 mm की दूरी को बढ़ा के 2 mm कर दिया जाता है तब आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस फिर कितना होगा. ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है. तो पहला वाला सही है 5.65. आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाली लाइन को. ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वी नेट. वी नेट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन C. क्या होता है? Q अपॉन C. चार्ज गिवन है आपको 1 इंटू 10⁻⁻9 नैनोकूलम है. नैनो मतलब 10⁻�9. रही बात C की, कैपेसिटेंस चाहिए. तो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है प्लेट्स के लिए? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी. समझ आ रही ना बात? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. और एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है. तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और डिवाइड बाई दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है 1 mm है. mm को आप किस में बदल लीजिए? मीटर में. तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा. ठीक है, अब यहां से आ जाएगा कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आपको वी नेट मिल जाएगा. वी नेट मिल जाएगा, और वी नेट जो आएगा वो कितना आएगा? 5.65 अराउंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 5.65 वोल्ट. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब इसके बाद जो दूसरा वाला है 1.17 वोल्ट आ रहा है. आसिफ नहीं, ये क्या हो गया हमारा? वी नेट हो गया जब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 mm है. अगर इसको 2 mm कर देंगे तो कितना होगा? जब 2 mm कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 mm करने पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. आप देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे. कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी. ठीक है, और कैपेसिटेंस का दूसरा फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन वी नेट. अरे Q इज इक्वल टू क्या होता है? C वी नेट होता है ना. तो यहां से आप C इज इक्वल टू क्या होगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन वी नेट होगा.
ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे वी नेट कहां है, डिनोमिनेटर में, और डी भी कहां पे है, डिनोमिनेटर में। मतलब वी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, वी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप डिस्टेंस 2 गुना करोगे तो ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो जब प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 2 mm हो जाएगी, 1 mm से कितना हो जाएगी, 2 mm, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा इस वी नेट का क्या हो जाएगा, जो 1 mm पे पोटेंशियल था उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5.65 इंटू 2, ये हो जाएगा वी नेट। कब, जब प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 mm। बस आंसर हो गया, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कर ले जाओगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर की एनर्जी कल हमने देखा था, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, या फिर वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क एक्सटर्नल का जो फार्मूला हमारा था, वर्क एक्सटर्नल का कल ही हमने पढ़ा था, एनर्जी का फार्मूला। और वो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या था, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू डिस्टेंस। ये फार्मूला था किसका, एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का या वर्क एक्सटर्नल का। ठीक है, यहां तक मैंने कल पढ़ाया था। तो ये वर्क एक्सटर्नल का फार्मूला इतना है, और ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। किसी एक प्लेट का एरिया जो कैपेसिटर में लगा हुआ है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डी। ठीक, अब यहां से देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, डी से डी कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। और बचा क्या है, एरिया स्क्वायर, एरिया स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, एरिया स्क्वायर लिखने के बाद अब हमारे पास और क्या बच रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट बच रहा है और एक 2 बच रहा है। इसको यहां साइड में लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए एक चीज, सिग्मा प्लेट है ना, प्लेट मतलब 2D, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं Q डिवाइड बाई ए, Q डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा, और स्क्वायर है इस पे, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने कल पढ़ाई थी, अगर आपको ये बात याद हो, एक पॉजिटिव प्लेट अगर है, पॉजिटिव प्लेट, ये गॉस लॉ में भी मैंने पढ़ाया, अगर पॉजिटिव प्लेट है और यहां पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं टेस्टेड चार्ज है, कैसा चार्ज, टेस्टेड चार्ज, और टेस्टेड चार्ज को हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस प्लेट की वजह से इस टेस्टेड चार्ज पे जो फील्ड लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होती है E इज इक्वल टू कितना होती है, E इज इक्वल टू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही, लेकिन कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है, एक इधर लगी होती है निगेटिव प्लेट, एक इधर लगी होती है निगेटिव प्लेट। अब ये नेगेटिव प्लेट अगर ये टेस्टेड चार्ज पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी,
इस तरफ, तो इसकी वजह से भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। और चाहे प्लेट नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्लेट की वजह से इस पे जो फील्ड बनेगी वो उतनी ही बनेगी जितना पॉजिटिव की वजह से थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहे हो? तो इस पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से इधर फील्ड और इस प्लेट की वजह से भी इधर फील्ड, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल फील्ड कितना आएगी, दोनों को ऐड करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो यहां पे है वो क्या है, प्लेटों के बीच या कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच, प्लेटों के बीच, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2। और ये किसके बराबर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, बेहतर लगेगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला। समझ आ रही ना? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर सिर्फ हम एनर्जी का फार्मूला देखें तो एनर्जी का फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया और इनटू डिस्टेंस, ये होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव, ठीक है, तो दो प्लेटों के बीच की अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जैसे प्लेटों को आप दूर करते जाओगे तो आपकी ताकत खर्च होगी ना, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट काम करोगे तो आपकी जो एनर्जी खर्च होगी वो किसको मिल जाएगी, कैपेसिटर को मिल जाएगी। और कैपेसिटर को एनर्जी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर की ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक चीज समझिए, प्लेटों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स्ड है। समझ आ रही ना? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कितना है और एप्सिलॉन नॉट पे, दो चीजों पे। ये प्लेटों के बीच की मतलब डिस्टेंस जो है उस पे डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था जब इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट हो और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तब भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से आप देख सकते हो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स क्वांटिटी है और एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स्ड है और 2 भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कैपेसिटर के प्लेट की बीच की डिस्टेंस को आप चेंज करते हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी कैपेसिटर की चेंज होगी। समझ आ रही ना? फिर एक बार इस लाइन को मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप प्लेटों के बीच की, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आप चेंज करते हो तो एनर्जी चेंज होगी, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इसको कॉपी कर लीजिए अगर समझ आ गया। एक बार कर रहा हूं, अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। किसकी? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलेंड्रिकल ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में सिर्फ क्या देखना है, सिलेंडर का कैपेसिटेंस का फार्मूला देखना है क्या होता है। ठीक है, तो एक ऐसे सिलेंडर होगा अंदर की तरफ, ठीक, और अंदर वाला जो सिलेंडर होगा वो हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जो कैपेसिटर होता है
वो कंडक्टर से बना होता है। किससे बना होता है? कंडक्टर से। तो कोई मसला है नहीं। तो एक सिलेंडर ये हो गया और एक सिलेंडर इसके बाहर हो गया। ठीक है, और ये इसकी एक्सिस हो गई। ठीक, तो अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्जेस है। भाई अंदर वाला सिलेंडर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, जो भी चार्ज दोगे आप वो कहां, अगर कंडक्टर है तो बाहर ही तो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाला हॉलो या सॉलिड दोनों हो सकता है, लेकिन बाहर वाला सिर्फ क्या रहेगा? हॉलो रहेगा। ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस वाले पे, बाहर वाले पे निगेटिव चार्जेस है। ठीक, और इसकी छोटे वाले की रेडियस R1 और बड़े वाले की रेडियस R2। छोटे वाले की रेडियस R1 और बड़े वाले की रेडियस R2 है। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस बताना है। तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन वी नेट। वी नेट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर्स। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज समझिए, जो अंदर वाला सिलेंडर है, ठीक है, अंदर वाला सिलेंडर, अगर मैं इसके बीच एक कोई पॉइंट ले लेता हूं दोनों सिलेंडर के बीच, ठीक है, जैसे कल स्फीयर के लिए लिया था, दोनों सिलेंडर के बीच में एक पॉइंट ले लूंगा और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू माइनस EDR होता है। ठीक, तो अगर बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच की लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि इन दो सिलेंडर्स के बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर अंदर वाला सिलेंडर का आप कंसीडर करते हो, अंदर वाला, तो अंदर वाले सिलेंडर से ये पॉइंट बाहर है। समझ आ रही ना बात? ये पॉइंट कहां पे है? बाहर है। तो अगर बाहर है तो इस सिलेंडर को आप एक वायर जैसा ले सकते हो और इसकी डिस्टेंस यहां से स्मॉल r थी, तो एक वायर की वजह से जो फील्ड होगी किसी डिस्टेंस r पे, वही सिलेंडर की वजह से होगी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? इस सिलेंडर से बाहर है। तो मैंने आपको कहा था अगर स्फीयर है और पॉइंट बाहर है जिसपे आपको फील्ड निकालनी है, तो आप उस स्फीयर को पॉइंट चार्ज ले सकते हो। और अगर सिलेंडर है और पॉइंट बाहर है उससे, उस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इसको एक वायर जैसा कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और रही बात, कुछ लोग सोच सकते हैं कि बाहर वाले सिलेंडर की भी वजह से तो इस पे फील्ड होगी। भाई बाहर वाले सिलेंडर, बाहर जो सिलेंडर है, समझ आ रही ना बात, वो अंदर की तरफ क्या है? हालो है ना, अंदर की तरफ हालो है, तो अंदर कोई फील्ड नहीं होती, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो बाहर वाले सिलेंडर की वजह से इस पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगी, सिर्फ किसकी वजह से होगी? अंदर वाले सिलेंडर की वजह से होगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर है? तो बस इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम जानते हैं ना, एक वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। समझ आ रही ना बात? ये जो पॉइंट लिया है किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे लिया है, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है स्मॉल r, जो R1, कैपिटल R1 और कैपिटल R2 के बीच में है। ठीक है, यहां तक हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। तो बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फार्मूला है यहां पे आप रख लीजिए लेमडा। अच्छा, लेमडा की जगह पे एक काम और कर सकते हो, लेमडा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। और इस सिलेंडर को आप वायर जैसा कंसीडर कर सकते हो, वायर मतलब 1D, तो लेमडा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। समझ आ रही ना? और अगर ये दिक्कत करे तो पहले किसको लिख लीजिए? एल को, बाद में r को लिखिए। Q डिवाइड बाई एल किसकी जगह पे रख दिया? लेमडा की जगह। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे रख लीजिए Q
अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहां पे क्या हो जाएगा आर, और यहां पे डी आर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब क्या लगा देना है, लिमिट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक चाहिए होता है, ये जो डीवी होता है, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव होता है, समझ आ रही है ना। तो पहले निगेटिव वाले लिमिट होगी, फिर फाइनली कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली। तो निगेटिव वाली प्लेट कितनी दूर है, R2, और पॉजिटिव वाली कितनी दूर है, R1। तो लिमिट कहां से कहां तक, R2 से R1 हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कहां से कहां तक, R2 से R1, समझ आ रही ना। तो इन्हीं दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आ जाएगा वी नेट, यहां पे रख देंगे, सी निकल आएगा। ठीक है, तो बस आप क्या करिए, यहां पे जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल, और यहां पे क्या बचेगा, ये R2 है, R2 से R1 और डी आर डिवाइड बाई आर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतने को मैं के बोल देता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज 2-3 बार लिखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको के लिख देता हूं, अभी बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो माइनस के, और डी आर डिवाइड बाई आर का इंटीग्रेशन अभी कल भी आया था, ये होता है एल एन आर। क्या होता है, एल एन आर, और लिमिट स्मॉल आर है ना, इसका क्या होता है एल एन आर, और लिमिट कहां से कहां तक, R2 से R1। ठीक, अब इसके बाद यहां पे माइनस के, और इसको पहले ये वाली ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ln R1, और फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ln R2। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, ये माइनस है, तो इस माइनस को खत्म कर देते हैं। तो ये माइनस कैसे खत्म होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा के, और यहां पे जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिख देता हूं, ln R2 माइनस ln R1। ठीक है, तो अब ये फार्मूला कौन सा बन गया, ln m माइनस ln n। ये कल बता चुका हूं मैं इस चीज को, तो बस आपका हो गया यहां पे k ln R2 डिवाइड बाई R1। यहां पे क्या हो जाएगा, k, और ये ln m माइनस ln n का फार्मूला बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ln m डिवाइड बाई ln m माइनस ln n है, तो ये है, बस इसका फार्मूला क्या होता है, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू क्या होता है, ln m बाई n। तो बस यही तो होगा, R2 डिवाइड बाई R1 हो जाएगा। ठीक है, और k की जगह, k किसकी जगह पे मैंने लिखा था, k की जगह यहां पे कितना हो जाएगा, k की जगह पे q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और l, और यहां पे क्या हो जाएगा, ln R2 डिवाइड बाई R1। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V नेट। ठीक है, V नेट का फार्मूला हमारा आ गया। ठीक है, अब V नेट जैसे ही पता चल गया, यहां पे रख दीजिए, कैपेसिटेंस पता चल जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई V नेट कितना है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और इनटू ln R2 डिवाइड बाई R1। यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली चीज जो डिवाइड में है, ये कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो अगर ये ऊपर चली जाएगी, यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई ln R2 डिवाइड बाई R1। बस ये फार्मूला बन जाएगा कैपेसिटेंस का, किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए।
ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई इरेज कर रहा हूं मैं? एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं तीनों कैपेसिटेंस। एक सबसे पहले पैरेलल प्लेट पढ़ाया, तो प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद एक दूसरा पढ़ाया स्फीयर के लिए, और स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला आया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 आया, ठीक है, कैपेसिटेंस का फार्मूला। फिर उसके बाद एक तीसरा पढ़ाया सिलेंडर, और वो सिलेंडर का कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है। तो ये तीनों कैपेसिटेंस के फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, और इस बात का ये प्रूफ है कि कैपेसिटेंस जो है वो शेप पे भी डिपेंड करता है, अदरवाइज हमें ये तीनों पढ़ना ना पड़ता अगर एक ही से काम हो जाता, ठीक है। तो